हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और छुट्टियां आपकी चल रही है तो काफ़ी टाइम आप लोगों को मिल रहा है वीडियो देखने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। तो हम समकालीन विश्व की राजनीति में अध्याय 5 कर रहे थे, समकालीन विश्व में सुरक्षा, जिसके अंतर्गत हमने सुरक्षा का अर्थ जाना है। साथ में ही सुरक्षा की जो प्रमुख कसौटियाँ है, प्रमुख धारणाएं हैं, उन धारणाओं में पारंपरिक धारणा, अपारंपरिक धारणा दोनों को देखा है और उनके तरीकों को देखा है। आज वैसे सोच रहे थे कि 3 वीडियो में पार्ट पूरा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी समझना भी पड़ता है और हमें कोशिश की है कि विस्तार से न करके संक्षिप्त में पूरी चीज़ों को लिया जाए। तो ये वीडियो चौथा बनाना पड़ा है और इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें स्लाइड के द्वारा तैयार की गई है अपनी एनसीईआरटी बुक पर ही। और ये मुझे लगता है कि बच्चों के लिए लाभदायक है, लेकिन जैसे कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी राजनीति विज्ञान व्याख्याता पद के लिए आ चुकी है, तो उसमें भी बैठने वाले बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे ये। क्योंकि चाहे जीआरएफ हो, नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिलेबस से ये पॉइंट या बिंदु जुड़ा हुआ है। आज देखेंगे हम खतरे के नए स्रोत, और इन नए खतरे के नए स्रोतों में देखेंगे कि सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा के दो पक्ष है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष है। कौन कौन से? मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। तो बच्चों, आपको ये ध्यान में रखना है कि सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष कौन कौन से हैं? मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। फिर आता है खतरे के नए स्रोतों में, हमने देखा आतंकवाद है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है। आगे देखेंगे हम निर्धनता भी है। आगे देखेंगे हम विभिन्न सारी महामारियाँ भी है। तो ये सब कहीं न कहीं अपारंपरिक रूप से प्रभावित करता है और मानवता को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो हम इनका थोड़ा अर्थ जान लेते हैं, कहीं पर भी अर्थ पूछ लिया जाए तो हम सटीक तौर से इनको स्पष्ट कर सकेंगे। जैसे आतंकवाद। आतंकवाद का आशय है राजनीतिक खून खराबे से है, जो कि जानबूझकर और बिना किसी संकोच के नागरिकों को अपना निशाना बनाया जाता है, उसे हम आतंकवाद कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या होता है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्यापक है, जो कि उसके निशानों पर कई देशों के नागरिक होते हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो चुका है। हम आगे की ओर चलते हैं, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि स्लाइड हमारी काफ़ी है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं। बाकी आपको तेज़ लगता है तो आप रिवाइज कर लो बार बार से, और आपको अगर धीमा लगता है तो आप फास्ट कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगता है। लेकिन हम छोड़ कुछ भी नहीं रहे। एनसीईआरटी की बुक में हमारे पाठ्य पुस्तक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्पिटिशन के हिसाब से और कक्षा के हिसाब से, उन सबको शामिल किया गया है। अब देखते हैं हम आतंकवाद की चिर परिचित उदाहरण। चिर परिचित यानी काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, वैसे उदाहरण देखते हैं। इसके अंतर्गत विमान का अपहरण कर लिया जाता है, भीड़ भरी जैसी जगह जैसे रेलगाड़ी या प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, होटल, बाजार, ऐसी जगहों पर क्या लगाना? बम लगा देना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें हम ऐसी घटना, तो बच्चों पता है इसको बोला जाता है 11/11 की घटना। तो 11 सितंबर, 11/11 का मतलब क्या होता है? 11/11 या 11/11 या 9/11 की, सॉरी बच्चों, 9/11 की घटना, यानी उसमें जो लिखा जाता है 9/11 की घटना इस तरीके से आती है। ये घटना क्या है? यहाँ पर तात्पर्य 9/11 महीने से नहीं है, यहाँ उल्टा है। अमेरिका में उल्टा चलता है। जैसे कि यहाँ अपन लिखते हैं कि 9/11 की घटना को हम तो समझे कि 9 तारीख को कि 11 महीना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे 11 सितंबर 2000 को ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तारीख भी ध्यान रखना। को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला था। जैसे विमान अपहरण कर लिए गए थे 4 विमान, इसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हमला किया गया था और बाकी पेंटागन वगैरह क्षेत्रों पर भी गिराया गया था। लेकिन आपको ये घटना ध्यान रखना 11 सितंबर 2001। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। मानवाधिकार। मानवाधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। वैसे आप कहीं ज़्यादा कोटियाँ भी हो सकती है, लेकिन हम इन 3 कोटियों के अंतर्गत चर्चा करेंगे, शुरुआत करेंगे।
सबसे पहला है राजनीतिक अधिकार, दूसरा है आर्थिक और सामाजिक अधिकार, तीसरा है उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यक के अधिकार। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मानवाधिकार की मानवाधिकारों को 3 कोटियों में रखा गया, वो कौन कौन सी है। राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकारों में भी आपको ध्यान रखना अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी। वैसे दूसरा है आर्थिक और सामाजिक अधिकार, तीसरा है उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यक अधिकार। ये होगी मानवाधिकार के आपके 3 कोटियाँ। इसके बाद में चलते हैं हम वैश्विक निर्धनता। विश्व की जनसंख्या फिलहाल देखा जाए तो 760 करोड़ है, जैसे कि हमारी किताब में दे रखा है उस हिसाब से, और ये आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य में कितना हो जाएगा, 1000 करोड़ हो जाएगा। विश्व स्तर पर ये असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिण गोलार्ध के देशों से अलग करती है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि विश्व स्तर पर कौन सी असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिण गोलार्ध के देशों से अलग करती है, वैश्विक निर्धनता। जैसे उदाहरण के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका की सहारा मरुस्थल की दक्षिणवर्षीय देश में होते हैं। ये इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। कौन सा इलाका, अफ्रीका की सहारा मरुस्थल का जो दक्षिणवर्ती देश है वो दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। आगे चलते हैं। दक्षिण गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबी के कारण, किसके कारण, मौजूद गरीबी के कारण अधिकाधिक लोग बेहतर जीवन खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं, और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि कई क्वेश्चन जब बनाया जाता है बोर्ड में तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से किस रूप में आ गया है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि एक एक लाइन एनसीईआरटी की बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कॉम्पिटिशन के हिसाब से हो, चाहे वो अपनी बारी के परीक्षा के हिसाब से हो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। जैसे कि ये हो गया आपका, आगे है फिर जैसे बच्चों एक बार यहाँ बता देता हूँ, अर्थ सबको स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे ये आया अपने अप्रवासी शरणार्थी प्रवास, ये शब्द यहाँ पर देखो, ये प्रवास, प्रवास का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति या लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। और अप्रवासी, प्रवास का कर लिया हमने स्पष्ट, अप्रवासी क्या होती है, शरणार्थी क्या होता है, सबका अर्थ अलग अलग है। जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं। शरणार्थी कौन होंगे, जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं, उन्हें हम शरणार्थी के अंतर्गत लेते हैं। शरणार्थी में अप्रवासी में दोनों में हमने स्पष्ट कर लिया है। अब देखेंगे आंतरिक रूप से विस्थापित जन। आंतरिक रूप से विस्थापित जन कौन होते हैं, जबकि जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही है। कौन से लोग, वो लोग जो घर बार तो छोड़ चुके हैं परंतु अपनी राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही है, उन्हें कहा जाता है आंतरिक रूप से विस्थापित जन। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीरी घाटी से छोड़ने वाले जो कश्मीरी पंडित थे, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण के रूप में समझा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। फिर देखते हैं हम अफ्रीका को ज़्यादा गरीब बनाने में कौन सा महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है। तो ये बच्चों ध्यान रखना है, HIV एड्स। अफ्रीका को ज़्यादा गरीब बनाने में महत्वपूर्ण घटक साबित कौन सा हुआ है, HIV एड्स। 1990 के दशक के उत्तरार्ध के सालों से ब्रिटेन ने कौन सी महामारी के भड़क उठने के कारण अरबों डॉलर का नुकसान उठाया है। तो ये बीमारी का ध्यान रखना है, मेड काउ। मेड काउ एक महामारी है और कहाँ पर हुई थी, ये ब्रिटेन में। ये आपको ध्यान में रखना है, और इसकी वजह से अरबों डॉलर का नुकसान ब्रिटेन को उठाना पड़ा था। फिर है सुरक्षा का मसला का तात्पर्य क्या है, या सुरक्षा का मसला क्या है। तो आपको बताना है, अगर किसी मसले से संदर्भी यानी राज्य के संदर्भ में हो अथवा जनसमूह के संदर्भ में हो, इनके अस्तित्व को खतरा हो रहा हो, तो उसे सुरक्षा का मसला कहा जा सकता है। सुरक्षा का मसला का अर्थ क्या है, अगर किसी मसले से संदर्भी राज्य अथवा जनसमूह के अस्तित्व को खतरा हो रहा हो तो उसे सुरक्षा का मसला कहा जा सकता है।
जैसे कि किताब में बच्चों दे रखा है, देख लो आप। विश्व में शरणार्थियों की स्थिति 2017 के अनुसार कि विश्व में विस्थापित लोग को कहाँ शरण दी गई, तो सबसे अधिक अफ्रीका में दे रखा है 30%, उसके बाद में 26% मिडिल ईस्ट या उत्तरी अफ्रीका में दे रखा है, और 17% यूरोप में है, 16% अमेरिका में है, 11% एशिया और पैसिफिक। तो सबसे अधिक कहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये विश्व में शरणार्थी अफ्रीका के अंदर। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे। मालदीव को वैश्विक तापवृद्धि से खतरा हो सकता है। मालदीव को वैश्विक तापवृद्धि से क्या खतरा हो सकता है, क्योंकि समुद्र तल के ऊंचा उठने से। समुद्र तल क्यों ऊंचा उठेगा, अगर वैश्विक तापवृद्धि में वृद्धि होती है तो समुद्र तल ऊंचा उठेगा और इससे ज़्यादातर हिस्सा मालदीव का डूब जाएगा। ठीक है बच्चों, जबकि दक्षिणी अफ्रीका देशों में HIV एड्स से गंभीर खतरा है, क्योंकि यहाँ हर 6 वर्ष के व्यक्ति में एक इस रोग। बोत्सवाना की बात करें तो और भी हालत खराब है, वहाँ 3 में से 1 व्यक्ति HIV एड्स से पीड़ित है। ठीक है, 1994 में रवांडा की एक जनजाति है, तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराया है, क्योंकि प्रतिद्वंदी कौन सी जनजाति थी, हुतू जनजाति ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला। इसे पता चलता है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा स्थानीय संदर्भों के अनुकूल परिवर्तनशील है। तो ये भी क्या है, मानवता की सुरक्षा पर आघात है कि रवांडा है अफ्रीका में, ये 1994 में वहाँ पर तुत्सी जनजाति थी और दूसरी जनजाति हुतू जनजाति ने कुछ ही हफ्तों 5 लाख कितने लोग होते हैं उनको मार डाला। इससे पता चलता है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा भी क्या है, स्थानीय संदर्भों के अनुकूल और परिवर्तनशील है। जैसा कि हमने किसके संदर्भ में देखा था, पारंपरिक धारणा के संदर्भ में देखा था, उसी के समान स्थानीय संदर्भों के अनुकूल और परिवर्तनशील है। अब देखते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा। सहयोग मूलक सुरक्षा में क्या देखते हैं हम, सहयोग द्विपक्षीय यानी 2 देशों के बीच भी हो सकता है, क्षेत्रीय स्तर पर भी हो सकता है, महादेशीय अथवा वैश्विक स्तर का भी हो सकता है। सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमने पढ़े थे इससे पहले वाला अध्याय में, वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चा की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, विश्व बैंक की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनके बारे में हमने वहाँ विस्तृत रूप से जानकारी ले ली थी कि किस रूप में सहयोगात्मक कार्य करते हैं। कुछ स्वयंसेवी संगठन होते हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल देखा था हमने, रेड क्रॉस देखा था, निजी संगठन है। इसके अलावा भी देखें तो दानदाता संस्थाएं होती है, चर्च है, धार्मिक संगठन है, मजदूर संगठन है, सामाजिक और विकास संगठन है, व्यावसायिक संगठन है, निगम है, जानी मानी हस्तियां हैं जिसमें नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा शामिल हो सकती है। यही इसलिए दी गई है बच्चों, ताकि आप लोगों से अगर सहयोग मूलक सुरक्षा के तहत कुछ पूछा जाए कुछ संस्थाओं को, तो आप आसानी से उत्तर दे सको। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कंपटीशन के हिसाब से भी और ऐसे भी बच्चों आप लोगों के लिए भी। क्यों? क्योंकि सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में क्या बल प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जबकि हमें लगता है कि सहयोग की बात हो रही है तो वहाँ बल प्रयोग की क्या जरूरत है। तो जब कथन दे दिए जाते हैं और कथनों में पूछा जाता है कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, तब हमें ऐसे प्रश्न बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण लगने के बावजूद भी संभावना हमारी लगभग गलत होने की बन जाती है अगर हमने सही ढंग से नहीं पढ़ रखा है। क्योंकि सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतिम उपाय के रूप में, किस उपाय के रूप में, अंतिम उपाय के रूप में, अब यहाँ प्रारंभिक उपाय दे दे तो गलत हो जाएगा, लेकिन अंतिम उपाय के रूप में सही है के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। अब देखेंगे हम भारत सुरक्षा की रणनीतियां। भारत को पारंपरिक सैन्य और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, भारत को पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। ये खतरे सीमा के अंदर से भी उभरे हैं और बाहर से भी उभरे हैं। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं और अलग अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हेरफेर से सुरक्षा की रणनीति बनाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि सुरक्षा नीति के, भारत की सुरक्षा नीति के महत्वपूर्ण घटक कितने बताए हमने, 4। ये वैसे आपकी किताब में दे रखे, मैं पॉइंटों के रूप में लाया हूँ। पहला है भारतीय जो सुरक्षा नीति का पहला घटक रहा है वो है सैन्य क्षमता को मजबूत करना, सैन्य क्षमता को मजबूत करना। दूसरा है अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदा और संस्थाओं को मजबूत करना।
तीसरा है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी करना। चौथा है लोकतांत्रिक राजनीति। ये सब क्या है? भारत की सुरक्षा की रणनीतियों की सुरक्षा नीति के महत्वपूर्ण घटक। कितने घटक बताए हैं? 4 घटक है। कौन कौन से? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना, अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदा और संस्थाओं को मजबूत करना। तीसरा, देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी करना। चौथा, लोकतांत्रिक राजनीति। अब बच्चों, इनका जो इम्पोर्टेंट है, इनमें हम विस्तृत व्याख्या को भी देख लेते हैं, जो हमारे व्याख्या करने में भी काम आएंगे और छोटे प्रश्नों को भी हल करने में काम आएंगे। सबसे पहले व्याख्या कर रहे हैं हम सैन्य क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि सैन्य क्षमता को मजबूत करना सुरक्षा नीति का पहला घटक रहा है और भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते रहे हैं। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हो कि पाकिस्तान ने कब कब भारत पे आक्रमण किया, तो ये तारीख सन आपको याद रह जाए, बहुत अच्छी बात है, पूछ ली जाती कभी कभी। तो पाकिस्तान ने 1947-48 में, पाकिस्तान से 1965 में संघर्ष हुआ, पाकिस्तान से 1971 में युद्ध हुआ, पाकिस्तान से 1999 में युद्ध हुआ। यानी पाकिस्तान और भारत के बीच में अब तक 4 बार युद्ध छिड़ चुका है। 4 बार ये संघर्ष, युद्ध सैन्य तौर पर आमने सामने हो चुके हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में चीन ने भारत पर हमला कब किया? 1962 में किया था बच्चों, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर बात की जाए दक्षिण एशियाई इलाके में भारत की चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश है, इसलिए ऐसे में भारत के परमाणु परीक्षण करने का फैसला 1998 में को उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने क्या तर्क दिया था? राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन खासकर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था, काफ़ी संधि आप लोगों ने पहले देख चुके कि ऐसे कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता, परमाणु बम्बों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके तहत भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया, पहला कब किया? 1974 में। जब दूसरा किया तो दूसरे को उचित ठहराते हुए भारत सरकार ने क्या तर्क दिया था? कि राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। तो इस चीज़ आपको ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट ये भी है बच्चों लास्ट वाला, कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में पोखरण जैसलमेर में। दूसरा कब किया था? 1998 में, ये भी वहीं पर किया गया था। फिर हमारी भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक, अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदे और संस्थाओं को मजबूत करना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट व्याख्या है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको आप सब जानते होंगे बच्चों। इन्होंने एशियाई एकता, उपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की। पूछ लिया जाए कि एशियाई एकता, उपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की कौन से भारत के प्रधानमंत्री ने? तो जवाहरलाल नेहरू जी सही आंसर आपका होगा। तो ये ध्यान में रखना आपको। साथ में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या माना? अंतिम पंच। इसके अलावा भारत ने विभिन्न गुट निरपेक्षता को अपनाया। साथ ही साथ भारत ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई। गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता क्या था? गुट निरपेक्षता के रूप में विश्व शांति का तीसरा विकल्प भारत ने रखा था, क्योंकि भारत किसी भी महाशक्ति की खेमेबाजी से अलग रहना चाह रहा था और किसी में शामिल होकर किसी से भी वैर नहीं रखना चाह रहा था। ठीक है बच्चों। अब आता है आपके क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या क्या ध्यान में रखना है कि भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। ये सन याद रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुआ था ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल से वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए थे, जिसे क्या कहा जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ आप अपने नोटबुक में उतारते जाओ, नोट्स के रूप में लिखते जाओ। आपके नोट्स के रूप में बहुत ही सहायक रहेंगे
परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खासकर जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है लगभग क्या पूर्णतः सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर देखते हैं आगे। आपका इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है बच्चों। जैसे कि हमने बात की है, क्योंकि जैसे आप सोच रहे होंगे कि दो विशेषता की व्याख्या की है। हाँ, यहाँ पर हमने 4 जो बताई गई थी ये सुरक्षा, भारतीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटक, सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अपनी सुरक्षितता को बचाने के अंतर्राष्ट्रीय कानून संस्था मजबूत करना, इनकी व्याख्या कर ली। और ये बात तीसरी की देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। तो इसकी व्याख्या इसलिए नहीं की कि बच्चों इसको आसानी से देख सकते हो कि हमारे अंदरूनी मामला नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, पंजाब, कश्मीर क्षेत्र, कई उग्रवादी समझो समय पर इन प्रांतों को बाहर से अलगाव करने की कोशिश करते रहते हैं। तो भारत ने राष्ट्रीयता को बनाए रखने के लिए फिर क्या लाया? लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत आपको व्याख्या इतनी करनी है, अगर बड़ा प्रश्न आता है आपके इन घटकों से संबंधित, तो लोकतांत्रिक राजनीति में आप सभी को पता होगा बच्चों कि ये ऐसे अवसर उपलब्ध कराता है कि गरीब और वंचित नागरिक अपनी आवाज़ उठा सके, और लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित सरकार के ऊपर दबाव होता है कि वह आर्थिक समृद्धि को मानव विकास का सहगामी बनाए। इस प्रकार लोकतंत्र सिर्फ राजनीति आदर्श नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक शासन जनता को ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का साधन भी है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से हमारा भारत की सुरक्षा की रणनीति और भारतीय सुरक्षा के जो महत्वपूर्ण घटक है उनको हमने कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ हमारा एक पूरा पार्ट होता है कंप्लीट हो जाता है, और आपके अच्छे से समझ में रहा होगा। और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, आप इनको देखते रहो, अपने साथियों को भेजते रहो, और कोई भी भाई देख रहा है, दोस्त देख रहा है, या अंकल आंटी अपने बच्चों को या आस पड़ोस बच्चे को, जो भी चाहे प्राइवेट पढ़ रहा हो चाहे सरकारी पढ़ रहा हो, वो कोई मायने नहीं रखता। बच्चों के लिए सब बच्चे एक समान होते हैं। उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके, अच्छे से नंबर ला सके, अच्छे विषय को समझ सके, तो उन्हें बताएं आप लोग। और यहाँ पर कोई किसी का पैसा नहीं लग रहा, दुनिया कोचिंगों में पैसा देती है और विभिन्न सारा पैसे खर्च करते हैं। जबकि मैं बता दूं, कंपटीशन तैयारी करने वाला बच्चा हो चाहे पढ़ने वाला बच्चा हो, जब तक आप लोग स्वयं नहीं पढ़ोगे तब तक कोई कुछ भी कहीं पर भी पढ़ा लो या कोई कुछ भी पढ़ा दे, कोई कुछ नहीं करने वाला। क्योंकि अच्छा रास्ता अगर दिखाया जाएगा तो आपको एक सरकारी स्कूल में अच्छे से निस्वार्थ भाव से जो भी बताया जाएगा वो बच्चों के हित में बताया जाएगा। कम बजट में अधिकतम उपलब्धि हासिल करना ही सफलता का रहस्य है, ताकि हम कम संसाधनों में अधिकतम अंक ला सके। और इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा कोई आर्थिक रूप से किसी प्रकार का वो नहीं है, बस ये है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे सरकारी स्कूल के हो चाहे किसी भी स्कूल के हो, वो बच्चे जो ट्यूशन नहीं कर सकते हैं या उनको ऐसा अवसर नहीं मिल रहा, वहाँ तक मैं मेरे विषय से संबंधित अच्छी चीज़ पहुँचा सकूँ, ताकि उन्हें भी वो सारी सामग्री प्राप्त हो सके जो बच्चे बड़ी बड़ी संस्थाओं में या बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटरों से ले रहे हैं। ठीक है, बाकी जितना हो सकेगा उतना मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा बच्चों के हित में। बाकी बच्चों पढ़ना तो आप लोगों को पड़ेगा, जब तक स्वयं नहीं पढ़ोगे तब तक किसी का कोई पढ़ाया हुआ समझाया हुआ समझ नहीं आएगा। पहले आप एक बार पढ़ो किताब को, उसके बाद में वीडियो वगैरह देखो और उन्हें फिर उतारो, लिखो, फिर आप अच्छे से याद करो। ऐसा करने से हमें अभ्यास के दौरान याद भी रह पाएगा, याद भी हो जाएगा, और हम अच्छे से अपनी सोच को भी बढ़ा पाएंगे। क्योंकि सोच को बढ़ा पाएंगे तभी प्रश्नों को अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि रटना भी एक तरीके से गलत हो जाता है, क्योंकि रटी हुई चीज़ें ऐसे कैसे जब वो नहीं आ पाती है तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे दूँ। आज जब हमारी सोचने की क्षमता अधिक हो जाएगी तो हमारे लिए कोई सा कैसा भी प्रश्न हो, अगर हमारी विषय वस्तु तैयार है तो हम आसानी से उत्तर दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी अग्रिम दिवाली की शुभकामनाएं आपको। वीडियो कोशिश रहेगी डेली आप लोगों को 8:30 बजे के आसपास आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।